यह कहानी है सोहनलाल नाम की एक व्यक्ति की, जो भरतपुर गांव में अपने दो जवान बेटे गोपी और मंगू के साथ रहता है। सोहनलाल के इस गांव में एक बर्गर की दुकान थी, जिसे वो पिछले 10 सालों से चला रहा था। उसके बर्गर इतने मशहूर थे कि आसपास के गांव के लोग भी उसके पास खाने के लिए आया करते थे। जो एक बार सोहनलाल की बर्गर खाता, वो दोबारा उसे खाए बिना रह नहीं पाता था। गांव के छोटे बच्चे, औरतें, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी उसके बर्गर के दीवाने थे। भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे स्वादिष्ट बर्गर की दुकान में। जल्दी आओ और लाभ उठाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे वाह सोहन चाचा, आज तो तुमने समय से पहले ही दुकान खोल दी। कोई खास बात है क्या? अरे नहीं बेटा, वो त्योहार आने वाले हैं तो सोचा अब थोड़ा जल्दी खोलूं, और कोई बात नहीं। चाचा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। तुम्हारी उम्र हो रही है, भला कब तक इस दुकान को अकेला चलाओगे? घर में दो जवान बेटे हैं, उनसे कहो कि वो तुम्हारी मदद करें। इतने सालों से तुमने मेहनत करके इस दुकान को आज इतना बड़ा बनाया है। अब तुम आराम करो, कहो तो मैं बात करूं उनसे। अरे नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी जब तक मैं अपने हाथों से बर्गर बनाकर तुम लोगों को ना खिला दूं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। चलो ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी इच्छा। अब मैं चलता हूँ, काम के लिए देरी हो रही है, मुझे खेत पर जाना है। महेश वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोहनलाल सोचता है, वैसे महेश बात तो सही कर गया। अब मेरी उम्र हो रही है, शरीर में भी उतनी ताकत नहीं रही कि दिन रात बर्गर बना सकूं। मैं आज रात अपने बेटों से इस बारे में बात करता हूं। शाम को काम खत्म करने के बाद सोहनलाल अपने घर जाता है और दोनों बेटों को पास बुलाकर उनसे कहता है, क्या बात है पिताजी, आपने मुझे और मंगू को एक साथ बुलाया? हाँ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम तो सब जानते हो कि कैसे 10 साल पहले मैंने ये बर्गर की दुकान खोली थी और आज ये कहां से कहां तक पहुंच गई है। परंतु अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं रही कि सारा दिन बैठकर दुकान चला सकूं। अब तुम लोगों की बारी है कि तुम इस दुकान को और ऊंचाई तक ले जाओ। मैं चाहता हूं अब मेरे इस कारोबार को तुम दोनों भाई मिलकर संभालो। मैं तो पहले ही बता देता हूँ, मुझे अभी कोई काम नहीं करना है। मैं तो अपना खुद का व्यापार करूँगा। और वैसे भी पिताजी, इसमें हम दोनों का क्या काम? भैया अकेले भी तो दुकान चला सकते हैं, और ज्यादा हुआ तो कभी कभी आप भैया का हाथ बटा देना। चुप कर मंगू, वैसे भी हमने तुम्हें बहुत छूट दी है और पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उनके बेटे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। इस बार अगर तूने पिताजी की बात टाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं बेटा, अगर मंगू काम नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही संभालूंगा। नहीं पिताजी, इस बार ये काम से पीछे नहीं हट सकता। कल से मैं दुकान पर जाऊंगा और मंगू भी मेरे साथ वहाँ हाथ बटाएगा। देखता हूँ ये काम कैसे नहीं करता है। गोपी के इतना कहने के बाद मंगू गुस्से में वहाँ से चला जाता है, पर उसके पास अपने पिता की बात सुनने और बड़े भाई की मदद करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता। मन मारकर वो अगली सुबह होते ही अपने बड़े भाई गोपी के साथ दुकान पर चला जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। आओ 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 और गर्मा गर्म स्वादिष्ट बर्गर खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बच्चे हों या बड़े, सबके लिए है ये बने स्वादिष्ट बर्गर। आओ आओ आओ। अरे वाह गोपी, आज तो दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हो, क्या बात है। चलो इसी बात पर एक बर्गर खिला दूं, देखूं तुम्हारे हाथ में भी सोहनलाल जैसा जादू है कि नहीं। हाँ हाँ जरूर भैया। आहा, क्या बर्गर बनाया है तुम दोनों ने। दोनों बेटे बापर ही गए हैं, मजा आ गया खाकर। चल मंगू, जल्दी जल्दी हाथ बटा मेरा, काफी लोग आने वाले हैं। कुछ ही देर में उनकी दुकान में बर्गर खाने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी। दोनों भाई साथ मिलकर सभी ग्राहकों को जल्दी जल्दी बर्गर देने में व्यस्त हो गए। ऐसे ही कई दिन बीत गए। गोपी और मंगू हर रोज बर्गर बनाते और लोगों को खिलाते। एक दिन मंगू का बहुत पुराना दोस्त रमेश उनकी दुकान पर आता है। भैया एक प्लेट बर्गर लगाना जरा। मंगू जैसे ही उसे बर्गर देने जाता है, वो देखकर हैरान हो जाता है। ये तो उसका पुराना दोस्त रमेश है। अरे रमेश, तू तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा। ये सूट बूट चश्मा एकदम कमाल का लग रहा है भाई। हाँ मंगू, बहुत सालों बाद आज गांव आना हुआ है मेरा, तो सोचा तुम्हारी मशहूर बर्गर खाता चलूं। अरे रमेश, तू तो बिल्कुल बदल गया है। ये क्या हाल बनाया है तूने अपना? कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। 5 साल पहले शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई थी, तो बस वहीं चला गया था। अब क्या ही बताऊं, ऐसा लगता है जो भी सपने थे वो सच हो गए।
बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ी, खूब सारा पैसा और ऐश की जिंदगी। मेरी मानो तो आप लोगों को भी शहर आ जाना चाहिए। आखिर कब तक इस दुकान में बैठे रहोगे? अरे नहीं नहीं, ये सब हमारी बस का नहीं है। हम तो भाई ये साधारण सुखी जीवन में ही खुश हैं। चलो जैसा आपको सही लगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रमेश के वहाँ से जाने के बाद मंगू मन ही मन सोचने लगता है, ये भैया तो बिल्कुल कुछ नहीं समझते। आज रमेश के पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा बस चलता तो मैं ये दुकान बेचकर कब का शहर भाग जाता, पर ये भैया और पिताजी कभी इसके लिए नहीं मानेंगे। अब मुझे अकेला ही कुछ करना पड़ेगा। रात होते ही मंगू इस बारे में बहुत सोचता है और अगली सुबह होते ही वो काम की तलाश में शहर जाने का निर्णय लेता है। परंतु तभी उसके पिताजी उसे आकर बोलते हैं, बेटा, पास वाले गांव में मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है। मैं और गोपी वहां जा रहे हैं। हम लोग 1 हफ्ते में आ जाएंगे। तब तक तुम दुकान संभाल लेना। ठीक है पिताजी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए। आज के दिन मंगू मन मारकर रुक जाता है, लेकिन अगली सुबह होते ही वो शहर के लिए निकल पड़ता है। मंगू शहर की ओर जाने वाली बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसे वहाँ एक आदमी मोतीचंद मिल जाता है। वह मंगू को परेशान देखकर उसे पूछता है, क्या हुआ भाई, बड़ी परेशान लग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। आपको भी देखकर लगता है कि आप भी वहीं जा रहे हैं। हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक पता है, तुम्हारी तो बर्गर की दुकान थी ना, वो काम बंद कर दिया क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, दुकान तो है ही, परंतु मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरे घर वाले दुकान मेरे हवाले कर शादी में गए हैं। मुझे यही मौका दिखा शहर जाने का, इसीलिए मैं दूसरा काम ढूंढने जा रहा हूँ। मोतीचंद एक नंबर का लालची और ठग इंसान था। वो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उसे धोखा देता था और उसे मंगू की कमजोरी अच्छी तरह से समझ में आ चुका था। अच्छा, फिर तो तुम्हारे पास शहर में रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो होगा ही। इतने पैसे तो होंगे ही कि कहीं भी जाकर रह सको। यही तो दिक्कत है, तभी तो मैं इतना परेशान हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी दुकान मुझे बेच दो। अभी तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। दुकान के बदले जो पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम शहर जाकर खुद का काम शुरू कर सकते हो और चाहो तो मेरे साथ भी रह सकते हो। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तुम्हें अपने यहाँ शहर में काम भी दिला दूंगा। परंतु भैया और पिताजी मुझे दुकान नहीं बेचने देंगे। मैं चाहकर भी आपको नहीं दे सकता। अरे देखो, घर वालों का इतना मत सोचो। अगर तुम एक बार सफल हो गए तो वो लोग भी तुम्हारी तरक्की देखकर तुम्हें माफ कर देंगे। बात तो सही है आपकी। अच्छा, अगर मैं आपको दुकान बेच दूं तो मुझे कितनी जल्दी पैसे मिल जाएंगे? अरे पैसे का क्या है, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। भाई, काम में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, पर इस बात की भनक गांव में किसी को नहीं होनी चाहिए। अपने घर वापस आकर मंगू एक बार फिर सोचता है कि कहीं दुकान बेचकर वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, परंतु फिर उसे लगता है कि उसकी तरक्की से अगर घर वाले खुश होंगे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। अगली सुबह ही वो दुकान का कागज लेकर मोतीचंद के यहाँ पहुँच जाता है। ये लो भाई मोतीचंद, दुकान का कागज। अब जल्दी से तुम मुझे पैसे दे दो ताकि मैं शहर जाकर किसी कंपनी में काम कर सकूं। अरे वाह, मुझे तो पता था कि तुम जरूर आओगे। ठीक है, तुम कागज रख दो और कल आकर पैसे ले जाना। परंतु तुमने तो कहा था कि पैसे हाथों हाथ मिल जाएंगे। हाँ, मैं तो अभी दे देता, पर जो पैसे मैंने तुम्हें देने के लिए रखे थे वो जरूरी काम से किसी और को देने पड़ गए। आज शाम तक मुझे मिल जाएंगे तो तुम कल आकर ले जाना। भरोसा रखो, मैं वैसे भी कहाँ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। अगले दिन मंगू पैसे लेने फिर से मोतीचंद के घर जाता है। अरे मंगू, आ गया तुम? पैसे तो मिले नहीं। एक काम करो, तुम कल आ जाना। जिसके पास मेरे पैसे थे वो आज भी नहीं आया। भैया, आज दूसरा दिन है, मुझे मेरे पैसे जल्दी चाहिए। अरे मंगू, वो व्यापार ही क्या जिसमें रिस्क ना हो, और मैं कौन सा कहीं भाग रहा हूँ। कल आ जाना। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक मोतीचंद मंगू को उसके पैसे नहीं दिए थे। अब मंगू समझ चुका था कि वो उसके धोखे का शिकार हो चुका है। अब कुछ दिन और बीत गए। एक दिन मंगू कोने में बैठकर रोने लगता है। अरे मंगू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
तू ऐसे रो क्यों रहा है? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके और पिताजी के खिलाफ गया। मुझे लगा मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूँगा और खूब पैसा कमाऊँगा, और इस लालच में आकर मैंने बर्गर की दुकान बेच दी। क्या दुकान बेच दी? तूने इतना बड़ा काम करने से पहले एक बार भी हमसे पूछना सही नहीं समझा? ज़्यादा पैसा कमाने की लालच ने हमें अंधा कर दिया था भैया, मुझे माफ़ कर दो। अब गलती तो तूने कर दी, लेकिन तू अब अकेला नहीं है मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ। अब तो इस धोखेबाज मोतीचंद को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। इस मोतीचंद को उसके ही अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। वो कैसे भैया? पैसों के लालच में ये मोतीचंद कुछ भी कर सकता है। अब तू देखता जा मंगू, मैं क्या करता हूँ। प्लान के अनुसार अगले दिन मंगू का दोस्त रमेश और उसका साथी मोहन मोतीचंद के घर पहुंच जाता है। जी, आप लोग कौन हैं? हम लोग शहर से आए हैं। हमारी करोड़ों की एक कंपनी है और मैं उसका मालिक हूँ। ये मेरा साथी मोहन है। हम आपके पास व्यापार का एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। ओहो, आइए आइए, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, फिर भी आप मेरे यहाँ आए हैं। बताइए, मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे तो ऊपर वाले की दया से हमारे पास 5 बंगले हैं, विदेश में भी 2 बड़े घर हैं और एक मामूली सा कंपनी जिससे महीने के 2 करोड़ रुपये तक आ जाते हैं। परंतु हम इस कंपनी को और भी बड़ा बनाना चाहते हैं और हमने आपके बारे में बहुत सुना है। अगर आप हमारी इसमें मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ही बताइए हमें क्या करना है, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छे। देखो, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी का हिस्सा बनो और हमारे इस कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करो। परंतु इसके लिए आपको पहले 10 लाख रुपये जमा करने होंगे। 10 लाख? इतने पैसे? देखो, अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम मना भी कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और रही बात 10 लाख की, तो ये हमारी कंपनी का नियम है। तुम दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं। और वैसे भी वो व्यापार ही क्या जिसमें रिस्क ना हो, क्यों मोहन? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मोतीचंद, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो हम चलते हैं। अरे जरा ठहरिए तो सही, आप तो बुरा मान गए। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से मत जाने दीजिए। ये हुई ना बात। चलो फिर देर किस बात की, अभी सौदा पक्का करते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है। तुम पैसे दे दो और कल कंपनी में आकर कागज और बाकी चीजें ले जाना। ये रहा हमारा पता। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ पैसे। मोतीचंद उसी समय 10 लाख रुपये रमेश को दे देता है। लेकिन मोतीचंद, जिसको इस बार अपनी ठगी का कोई अंदाजा नहीं था, वो अगले दिन रमेश के बताए पते पर जाकर कंपनी को ढूंढता है। लेकिन वहाँ आसपास कोई कंपनी नहीं होता है। अरे भाई साहब, जरा ठहरिए तो, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी थी ना, वो कहाँ गई? क्या कह रहे हो भाई? पिछले 25 सालों से मैं इसी गांव में रह रहा हूँ, आज तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। यह बात सुनकर मोतीचंद के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब मोतीचंद समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है। आज तक जिस अंदाज में मोतीचंद लोगों को ठगता रहा, आज वो खुद उसी का शिकार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो मेरा पैसा मुझे नहीं मिलता। तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की है।